नमस्कार बच्चों, चलिए लेकर हम आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल रूप से ये थ्योरी क्लास उन्हीं के लिए रखी गई, ओबीजी सब्जेक्ट से जो रखी गई है। और अभी जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो अभी नर्सिंग ऑफिसर जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचना चाहिए, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसमें से जो बीच में बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हम इनमें से आपको समझाते जा रहे हैं, ताकि आप लोग इसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इनसे बीच से बनने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं निकल के। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम इन प्रेगनेंसी। क्या क्लिनिकली प्रेजेंटेशन, क्या मैनेजमेंट करेंगे? कोई एक पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है काफ़ी प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा उसको हाइपर इमेसिस यानी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, ग्रेविडा मतलब होता है प्रेगनेंसी के टाइम का। चलिए आंसर हम देखते हैं। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम एक्सेसिव नोज़िया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अकर 3 ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। रीज़न क्या क्या होता है बताइए पहले। हाई लेवल ऑफ एससीजीआर अंडर अनड्यू सेंसिटिविटी, नॉर्मल लेवल ऑफ एससीजी में कॉज वॉमिटिंग। जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, उसमें वॉमिटिंग देखने को ज़्यादा मिलता है मरीज में। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर आर थॉट टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एक तो साइकोलॉजिकली फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस रहती है और उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, मुंह का टेस्ट भी उसका अलग रहेगा, तो एक मेंटली प्रेशर भी उसको बार बार वॉमिटिंग, उसको नोजिया की फीलिंग आती है। ठीक है। वुमेन विथ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपरमेसिस लाइकली एक्सपीरियंस सबसेक्वेंट प्रेगनेंसी। एलर्जिक फैक्टर में ऑल्सो ऑपरेटिव। द सेंसिटिविटी sensitizing agent possible are the women on corpus luteum, syncytial cells and gonadotropin hormones। काफ़ी सेंसिटाइज एजेंट पॉसिबल वुमेन्स का, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है काफ़ी सेंसिटिव एजेंट होता है, जो सेंसिटाइजल सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा, उसमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा वोमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये रीज़न बताए गए हैं। अब साइन एंड सिम्टम हम देखेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को, साइन सिम्टम मतलब पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलता है। देखिए, परनीसियस वोमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन जो बना रहता है वोमिटिंग का, वो सिम्टम देखने को मिलता है। पुअर अपेटाइट, भूख कम लगती है। लॉस मोर देन 25% बॉडी वेट, नॉर्मल वेट से क्या होता है, कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रॉब्लम होती है। एसिडोसिस, एल्कलोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वोमिटिंग की वजह से HCl एसिड क्या होता है, लॉस होता है, जिससे डाइजेशन भी नहीं होता प्रॉपर तरीके से। यूरिन आउटपुट लो होता है और ज्वाइंटिस देखने को मिलता है। रैपिड पल्स रेट रैपिड हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। हीमो कंसंट्रेशन राइजिंग, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन फॉलिंग, सोडियम पोटेशियम एंड हाइड्रोक्लोराइड। इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यूरिन एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये सिम्टम जब देखने को मिलता है तो यूरिन एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हम देखते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। तो सबसे पहले जो पोटेशियम का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हाइपोकोलेरीमिया बोल रहा है, ब्लड में क्या होता है, जो क्लोरीन का लेवल है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। लीवर डिस्फंक्शन हो जाते हैं, बिलीरुबिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है ब्लड में। और जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं उसका लेवल क्या होता है, एलिवेट हो जाता है। और थैल्मिक एग्जामिनेशन करते हैं, आई में हेमोरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है। ईसीजी कैलीमिया किसमें शो करता है, आपका ईसीजी। यूएसजी करने से क्या होता है, मतलब आपको टोटली ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर वॉमिटिंग अगर किसी भी पेशेंट्स को होता है तो। ठीक है। यूएसजी से हम कंफर्म करते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है, या हाइडेटिडी फॉर्म मोल देखने को नहीं मिलता। ये सिम्टम किस में देखने को मिलता है, यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है, तो यूएसजी के माध्यम से पता चलता है ये। तो इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि ये कंडीशन तो नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वोमिटिंग इन कारणों की वजह से इंक्रीज हो सकता है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर ज़्यादा किसी को वोमिटिंग हो रही है प्रेग्नेंट लेडी को, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या करना है, तो वुमेन को अगर हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना है। गिवन बाय माउथ, उसको कुछ भी खाने के लिए हमको मुख से नहीं देना है। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देना है। विटामिन सप्लीमेंट्री देना है। पेरेंटरली फ्लूइड और डाइट इंट्रोड्यूस करना है। वुमेन को की कंडीशन को देखकर इम्प्रूव करना है। मदर को इंक्रेज करना है रेस्ट के लिए और केयर करना है। सिंगल रूम प्रोवाइड करना है। कुछ वुमेन्स को प्रिस्क्राइब करना है सेडेटिव ड्रग्स, ताकि उनको आराम मिले और नींद ले सके प्रॉपर तरीके से। और सपोर्टिव साइकोथेरेपी काउंसलिंग करना है, प्रॉपर तरीके से आपको काउंसिल करना है। जो लेडी प्रेग्नेंट हो उसको अगर आप काउंसलिंग करेंगे, इससे क्या है, उसको समझ में आएगा और सारी चीज़ें वो
अच्छे से अगर साइकोलॉजिकली मेंटली अगर वो चीज़ें प्रिपेयर रहेगी अच्छा करने के लिए, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो उससे बाहर हो जाएगी, ताकि उसको वॉमिटिंग फिर कम होने लगेगी। स्मॉल पैल्टेबल मीन्स उसको देना है रेगुलर इंटरवल में। एंटी हिस्टामिन देना है, प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग होने से बार बार क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जिससे क्या करना है, एंटी हिस्टामिन हमको प्रोवाइड करना है। मदर का वेट देखते रहना है, मॉनिटर करना है 2 बार सप्ताह में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सीवियर केस अगर जॉइंडिस का देखने को मिलता है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बोलना है। और लगातार एल्ब्यूमिन का लेवल यूरिन में या पॉलीन्यूराइटिस का अगर हो रहा, ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो मैटरनल मोर्टालिटी लेवल से हमको क्या करना है, मदर को प्रिवेंट करना है। अगर कंडीशन एल्ब्यूमिन का लेवल यूरिन में ज़्यादा लगातार बना हुआ है तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, मदर को डेथ होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसलिए उससे हमको क्या करना है, इस कंडीशन से मदर की केयर करना है, उससे रोकना है। अब नर्सिंग क्या 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 प्रोवाइड करने की, अगर कोई मदर्स आई है, प्रेग्नेंट लेडी कोई आई है और उसको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो नर्सिंग का क्या क्या रोल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो केयर ऑफ टीथ, गम्स, ओरल हाइजीन, हाइपरिमेसिस चार्ट मेंटेन करना है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, वोमिटिंग नोट कैरेक्टर को नोट करना है, वेट ऑफ पेशेंट्स, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, ईसीजी फाइंड आउट करना है हाइपोकालेमिया का। और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हमको फिजिशियन के द्वारा जो मिला हुआ है ऑर्डर, उसको हमको कैरी करना है। तो ये तो होता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। जब ड्यूरिंग हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम होता है, ये कंडीशन अगर क्रिएट होती है, तो उस समय पे नर्सिंग का क्या रोल होता है, ये चीज़ें वहाँ पे हमको करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन्यूमरेट द कॉजेज द ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हमको सबसे पहले क्या इन्यूमरेट करना है, क्या रीजन बन सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन सभी को मालूम होगा कितने टाइम का होता है, 1 to 3 मंथ। फर्स्ट जब फर्स्ट मंथ में लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो 1 से 3 महीने का जो टाइम होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 3 से 6 मंथ का जो टाइम होता है उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और 6 से लेके 9 मंथ का जो ट्राइमेस्टर होता है वो क्या होता है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का रीजन क्या क्या बन सकता है अर्ली मंथ में देखने को, तो या तो हो सकता है अबॉर्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, मतलब यूट्रस में ना होकर कहीं और प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है उस कंडीशन पर। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये हो सकता है कि इम्प्लांटेशन हुआ है अभी बच्चे का, हो सकता है उसकी वजह से ब्लीडिंग हो। सर्वाइकल लीजन, सर्वाइकल सर्विक्स का कोई लीजन से स्टार्ट हो वहाँ पे, या हेरिडिटी फॉर्म मोल या यूट्रस में कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो गई हो, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये चांसेस या ये रीजन बन सकते हैं अर्ली ट्राइमेस्टर में, अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को। अगर ये कंडीशन है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये पॉइंट आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। What do you understand of the abortion? Give the various type of abortion, important role of the patients, nurse role for the patients undergoing abortion. तो क्या इंपॉर्टेंट रोल होते हैं नर्सेस का पेशेंट्स के लिए अबॉर्शन के लिए। तो अबॉर्शन क्या होता है सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है। तो अबॉर्शन इज द प्रोसेस ऑफ पार्सली और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन फ्रॉम द यूट्राइन वॉल विदाउट पार्सल कंप्लीट एक्सप्रेशन फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। ये आपका अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पार्सली, पार्सली मतलब होता है कम, और दूसरा होता है कंप्लीट मतलब पूरी तरह से। जब कॉन्सेप्शन वाले प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, यूट्राइन वॉल से पूरी तरह से बाहर कर देते हैं, एक्सपल्ड आउट करा देते हैं यूट्राइन कैविटी से बिफोर वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब प्रोसेस ऑफ बर्थ कंडीशन, मतलब जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसकी वायबिलिटी प्रोसेस तक, मतलब जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक की जो प्रोसेस होती है, टोटल बर्थ तक की प्रोसेस, मतलब 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ तक की जो वायबिलिटी प्रोसेस होती है, जब वो कंडीशन वहाँ तक अगर प्रोसेस बिफोर, उसके पहले ही वो प्रोसेस वहाँ तक कंप्लीट ना, उसके पहले ही क्या करना, अबॉर्ट करवा देना, बच्चे को एक्सपेल बाहर करवा देना जो ट्राइन वॉल से, वो कहलाता है अबॉर्शन। ठीक है, इंटरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को इंटरप्ट कर देना, कंटिन्यूशन में नहीं रखना बिफोर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के पहले ही हमको क्या करना, अबॉर्शन करवा देना या बच्चे को टर्मिनेट करा देना, वो क्या कहलाता है, आपका अबॉर्शन कहलाता है। थर्ड इसका डिफाइन किया गया है, एक्सपल्सन ऑफ कंटेंट यूट्रस बिफोर द फीटस इज वाइबल इज नोन एज अबॉर्शन। एक्सपल्ड आउट करा देना बच्चे को यूट्रस के माध्यम से, वाइबल बिफोर वाइबल प्रोसेस, बिफोर वाइबल प्रोसेस के पहले ही क्या करना, यूट्रस से बच्चे को बाहर एक्सपल्ड आउट करा देना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ अबॉर्शन, कितने टाइप के अबॉर्शन होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियसली होता है मतलब खुद से ही क्या होता है, एबॉर्शन अगर करवा दिया जाए या खुद से क्या होगा, मिसकैरेज हो जाए मान लीजिए, या कोई ड्रग का साइड इफेक्ट हो गया, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस। और इंड्यूस मतलब जब आप खुद चाहते हो, सेल्फ से आप क्या करते हो, उसको इंड्यूस करवाते हो, एक्सपर्ट आउट करवाते हो, जैसे कि एमटीपी के माध्यम से,
या इलीगली क्रिमिनल रूप से, जैसे कि मान लीजिए रेप वगैरह कंडीशन अगर होती है, तो सेप्टी कॉमन इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, आप इंड्यूस कराते हो, अबॉर्ट करवाते हो किसी मेडिसिन के माध्यम से। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ लीगली आप जब उसको टर्मिनेट कराते हो तो वो आपका एमटीपी कहलाता है, जो कि 1971 में आया था, ध्यान रखिएगा। कब लॉन्च हुआ था एमटीपी? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका फुल फॉर्म होता है। आपको हम बता दें, स्पॉन्टेनियसली आपका आइसोलेटेड होता है, दूसरा होता है रिकरेंट। अब इसमें बताया गया है कि जो आइसोलेटेड और रिकरेंट जो अबॉर्शन होते हैं, पहला होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। इसके टाइप के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे अभी। इनवाइटेबल कंप्लीटली अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक लेस कॉमन अबॉर्शन और इंड्यूस अबॉर्शन बताया गया है। एक तो हम इलीगली कराते हैं और एक होता है लीगल, जिसको हम एमटीपी बोलते हैं। समझ में आया? जो लोकल दाइज वगैरह जो अबॉर्ट करवाती हैं वो कहलाता है आपका इलीगली, और जो लीगल होता है, लीगली रूप से आप किसी हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको बोला जाता है। तो ये होता है अबॉर्शन के टाइप्स, आपको ध्यान रखना है, ये अबॉर्शन के टाइप्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन इसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, इनविटेबल अबॉर्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। हम आपको बता दें, थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब होता है जब बच्चा जब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रूप से अबॉर्ट होता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब सेल्फ से बच्चा अबॉर्ट हो गया, आपने किसी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया, या हो सकता है किसी भी रीजन से बच्चा अबॉर्ट होता है, तो कुछ पार्ट क्या होता है यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन, इसमें भी क्या होता है कि बच्चा बच्चा तो बाहर होता है, इसमें बच्चा भी बाहर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होते हैं सेपरेशन के बाहर होते हैं यूट्रस से, वो होता है थ्रेटेंड, ब्लीडिंग बस होती है थ्रेटेंड में, ठीक है। इनविटेबल में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, लेकिन कुछ रिमेनिंग प्लेसेंटा वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या रहते हैं, यूट्रस में प्रेजेंट रहते हैं। इनकम्प्लीटली क्या होता है, हो सकता है कि जो प्लेसेंटा के कुछ पार्ट क्या होते हैं, अटैच होते हैं यूट्रस में, वो सर्विक्स के अंदर, वो क्या होते हैं, एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाते हैं। आप देखिए स्ट्रक्चर में भी बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। और कंप्लीट अबॉर्शन मतलब होता है टोटली पार्ट क्या होता है जो अटैच है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरा क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा है, एक्सपल्ड आउट हो रहा है, ठीक है। तो जब बच्चा पूरी तरह से बाहर आ जाता है, एक्सपल्ड आउट हो जाता है, उसको हम कंप्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद इसमें पूछा गया है नर्सेस का क्या रोल होता है। तो मिडवाइफ नीड टू सपोर्ट मदर हर फैमिली, मदर को भी और उसकी फैमिली को क्या करना है, इस कंडीशन पे आपको सपोर्ट करना है, ताकि किसी प्रकार का ग्रीविंग हो या बेबी अगर उसका लॉस हुआ है, तो इस टाइप का अगर अबॉर्शन अगर होता है स्पॉन्टेनियस रूप से, तो आपको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, काउंसल करना है, इन्फॉर्मेशन देना है कि हो सकता है कि बच्चे का आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, या आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको डेथ होने की भी चांसेस बन सकते थे, इसलिए इस तरह से करवाया गया, इस तरह ऐसा हो गया, तो भी उसको साइकोलॉजिकली आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। वुमेन्स को बताना है MTP, patient procedures, close monitoring, support and care during therapy and they develop uterine contraction, expand out the product of conception। फिर इसके बाद अगर कुछ मटेरियल मान लीजिए थ्रेटेंड अबॉर्शन है, तो उसको फिर MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करना है, मॉनिटर करना है। देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट अगर यूट्रस में बचा हुआ है उसको क्या करना है, एक्सपेल्ड आउट करवाना है। देन इसके बाद मिडवाइफ शुड बी एडवाइस फॉर द फॉलोइंग, मिडवाइफ को क्या करना है, एडवाइस करना है, इंपॉर्टेंट दैट द वुमेन्स गोइंग होम अबॉर्शन के लिए उसको बोलना है, वेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू 1 to 3 वीक बनी रहेगी, बट बिकम हाइवर मेंस्ट्रुअल पीरियड पेशेंट्स पासेस लार्ज क्लॉट ब्लीडिंग, should also seek medical advice, develop fever, persistent pain or burning menstruation. First menses occur 2 to 8 week after abortion. Menses may be less quantity, may either of long short and duration। और मिडवाइफ को एडवाइस भी करना है कि किस तरह से अगर अबोर्ट आप करवाते हो तो कैसे आपकी ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग कैसे रहेगी, कैसे कंटिन्यू बनी रहेगी। और फर्स्ट मेंसेस हो सकता है कि अबॉर्शन के बाद 2 to 8 वीक बाद क्या हो, फर्स्ट मेंसेस आ जाए, ठीक है। फिर लैक्टेशन का बताना है, यूजुअली माइंड एंड लेस देन 48 आवर्स ब्रेस्ट आर नॉट स्टिमुलेटेड। अगर अबॉर्ट आप करवाते हो तो ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, 48 आवर्स बाद स्टिमुलेट नहीं होता है, आर नॉट स्टिमुलेटेड। द मिडवाइफ मस्ट बी टाइट ब्रेसियर्स बैंडिंग द ब्रेस्ट एंड यूज वन आइस बैग, इजी डिस्कम्फर्ट एंड इंगोजमेंट डिक्रीज। उसके ब्रेस्ट अगर डिस्कम्फर्ट है या इंगोजमेंट है तो उसको आइस बैग देके क्या करना है, उसको रिलैक्स करवाना है, ठीक है, अगर वो डिस्कम्फर्ट है तो। नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम, अर्ली डिजायर इंक्रीज, फैटिक ऑफन नोटेड फॉर फ्यू डेज। फॉलो अप विजिट 2 to 4 वीक में आफ्टर अबॉर्शन के बाद क्या करना है, विजिट करना है, कितने वीक में, 2 वीक या 4 वीक, मतलब 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपको 2 बार क्या करना है, विजिट करते रहना है। फिर एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द अबॉर्शन एक्सपीरियंस द नर्स शुड इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट फैमिली प्लानिंग, सी हैज़ नॉट ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग ऑन द कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट। अगर मदर को मान लीजिए पहले से अगर बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उसको फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए उसको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में बताना है, और अगर नहीं है तो उसको बोलना है कि किस तरह
से अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो किस तरह से आपको बचाव रखना है, आपको फिजिशियन को दिखाना है, आपको किस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में किस तरह से आपको रहना है, कैसी डाइट लेना है, ताकि दोबारा से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस ना बने, आपको गाइड करना है। तो अबॉर्शन का एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, अगर उसको बच्चे 2 है तो, ठीक है, उसको एडवाइस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द कॉजेज एंड सिस ऑफ अबॉर्शन, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन। क्या होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सिस क्या होता है, कॉजेज एंड सिस ऑफ अबॉर्शन, कॉजेज एंड सिस ऑफ अबॉर्शन, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन का मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट 80% अबॉर्शन जो होता है वो फर्स्ट 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, 80% बताया गया है कि ज़्यादा अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न बताया गया है मैटरनल कॉजेस, पहला रीज़न बताया गया है मैटरनल कॉजेस। लोकल कॉजेस बताया गया है इंक्लूड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड या ट्यूमर, बाइकोरोन्यूट uterus, inflammation of ovum in the lower segment of uterus, trauma, stimulation of uterus, abnormality of decidua, retroverted and infantile uterus। तो लोकल कॉजेज बताया गया है, मतलब लोकल मतलब होता है, आपको पता है कि प्रेगनेंसी कहाँ कंसीव होती है, यूट्रस में, सर्विक्स के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो हो सकता है कि सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम हो या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो या कोई ट्यूमर हो यूट्रस में, और जब ओवम इम्प्लांट होता है यूट्रस के लोअर सेगमेंट में तो उसमें कोई ट्रोमा हो या ट्रोमा स्टिमुलेट हुआ हो, एबनॉर्मलिटी हो डेसिडुआ में, एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिली हो, या रेट्रोवर्टेड यूट्रस की जो साइज़ है उसमें कोई चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉजेज ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन के कॉजेज देखने को में क्या होता है, अबॉर्शन के कॉजेज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो लोकल रीजन हो गया, लोकल मतलब होता है पर्टिकुलर जिस रीजन, जिस एरिया में क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो होता है हमारा लोकल रीजन। देन इसके बाद जनरल कॉजेज हम देखेंगे, तो जनरल कॉजेज में देखा गया है जनरल कॉजेज इंक्लूड क्रोनिक डिसीज, या हो सकता है कि बहुत सीवियर डिसीज, किडनी में डिसीज हुई हो, किडनी में स्वेलिंग हो, डायबिटीज़ हो या सिफिलिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आया क्या, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे एंड्रोक्राइन डिसफंक्शन डिफिशियंसी, हो सकता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल क्या होता होगा, कम होगा, इस जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसके वजह से भी अबॉर्शन होने के चांसेस बनते हैं। एक्सट्रीम इमोशन अगर ज़्यादा डर वाला केसेस होता है तो भी क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस बनते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के साइड इफेक्ट, या हो सकता है लीड इफेक्ट प्लेसेंटा या एयरकोट ऑफ द क्विनिन, एल्कोहल अगर कोई मदर लेती है, या फास्फोरस, नेक्रोसिस ऑफ डेसिडुआ में नेक्रोसिस फॉर्म करता है तो इफेक्ट ऑफ ड्रग के भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हुआ हो मदर्स को, आरएस फैक्टर इननॉर्मलिटी हो, जनरल इल हेल्थ, बीमार रहता हो हमेशा, मदर की जो हेल्थ है वो हमेशा भी इल कंडीशन बनी रहती हो, एडवांस एज ऑफ मदर की एज 30 से एबव हो, डिफेक्टिव डाइट अगर लेती हो, अंडर न्यूट्रिशन हो या ओवर न्यूट्रिशन हो, या डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन ई का लेवल क्या होता होगा मदर के अंदर अगर कम देखने को मिलता है, या सीवियर एनीमिया अगर है मदर्स, ठीक है, इसेंशियल हाइपरटेंशन अगर मदर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है, या प्रेगनेंसी के टाइम में किसी भी टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिला हो, तो ये कंडीशन बनते हैं क्या, अबॉर्शन के। देन इसके बाद फीटल कॉजेस की वजह से भी क्या होता है, अबॉर्ट होने के चांसेस बनते हैं। डिसीज ऑफ फर्टिलाइज ओवम, मॉल डेवलपमेंट ऑफ ओवम, ओवम का मॉल डेवलपमेंट हो मतलब मैच्योर ओवम नहीं हो, नॉर्मल डेवलप ऑफ ओवम इफेक्टेड बाय द एनॉक्सिया सेपरेशन ऑफ द डैमेज प्लेसेंटा, नॉर्मल जो डेवलपमेंट होना चाहिए ओवम का वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और जो सेपरेशन होना चाहिए प्लेसेंटा का, डैमेज ऑफ प्लेसेंटा को क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है अबॉर्शन होने के चांसेस बनते हैं। और ब्लीडिंग अंडर डेसिडुआ में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी इस तरह से फीटल कॉजेस की वजह से भी अबॉर्शन होने के चांसेस बनते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं पैटर्नल कॉजेस। पैटर्नल मतलब होता है फादर, आपको ध्यान रखना है, अभी तक आपने मैटरनल कॉजेस पढ़ा, देन इसके बाद फीटल कॉजेस पढ़ा, अब इसके बाद आप पढ़ रहे हो पैटर्नल। पैटर्नल मतलब होता है फादर, मतलब फादर की वजह से क्या रीजन बनता है अबॉर्शन का, तो हो सकता है कि वीक ऑफ स्पर्म का जो मैच्योरेशन है वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर ना हो, स्पर्म वीक हो, इसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस बनते हैं। वाइनल डिसीज, सिफिलिस, गोनोरिया जैसी डिसीज अगर है फादर को तो भी कंडीशन क्रिएट होती है अबॉर्शन की। एंडोक्राइन डिसीज होने की वजह से, केमिकल टॉक्सिन, एबनॉर्मलिटी, आरएस फैक्टर, एडवांस एज, माल न्यूट्रिशन, ये सारी कंडीशन फादर में भी अगर है तो भी अबॉर्शन होने के चांसेस बनते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन के सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं जब अबॉर्शन किसी भी मदर्स को होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, पार्सल सेपरेशन ऑफ एम्ब्रियड ओवम, प्रॉपर तरीके से पार्सली जब सेपरेट होता है, कंप्लीटली नहीं, हाफ पोर्शन, कुछ पोर्शन ऐसा होता है कि जो यूट्रस के साथ में ओवम क्या होता है सेपरेट होता है यूट्रस के साथ में,
तो उसको हम बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग धीरे धीरे क्या होती है, स्टार्ट रहती है, वो होता है आपका पहला सिम्टम अबॉर्शन में। देन इसके बाद डायलेशन ऑफ ऑस, सर्वाइकल जो ऑस, आपको हम बता दें कि सर्विक्स, ये आपका क्या होगा, सर्विक्स होता है, ये आपका एक्सटर्नल ऑस होता है, ये आपका इंटरनल ऑस हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस जो सर्विक्स का होता है, तो इसमें बोला जा रहा है इनविटेबल टाइप का होता है। इनवाइटेबल मतलब होता है प्रॉपर रूप से, कंप्लीट रूप से क्या होता है, क्लोज नहीं होता है। इनवाइटेबल होता है जिससे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चा अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो पाता है यूट्रस में। देन इसके बाद पेन, लगातार मदर लोअर एब्डोमेन में पेन फील करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लगातार बने रहते हैं, और लेबर पेन जैसा उसको पेन होता है, बैक एक पेन होता है, ये भी सिम्टम होता है अबॉर्शन का। फिर इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, क्या मैनेजमेंट करेंगे किसी भी मदर्स को अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है तो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, आपको ध्यान रखना है, विदाउट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसको आएंगे या तो नहीं आएंगे, इसकी वजह से भी थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, ये सिम्टम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करना है। ब्लड लॉस अगर विदाउट बैकैक या क्रैम्प लाइक पेन अगर उसको नहीं हो रहा, तो डिस्मेनोरिया और पीरियड पेन अगर हो रहा उसको, तो सर्विक्स को रिमेनिंग क्लोज करवाना है, यूट्रस सॉफ्ट एंड नो टेंडरनेस देन पाल्पेटेड, उसको पाल्पेट नहीं करना है। मैनेजमेंट हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जामिन करेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन को और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड ग्रुप हम चेक करेंगे, आरएच फैक्टर देखेंगे, वीडीआरएल टेस्ट करेंगे कि किसी प्रकार का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन का रूटीन चेकअप कराएंगे, ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखेंगे कि डायबिटीज जैसी डिसीज तो नहीं है, थायराइड डिस्फंक्शन तो नहीं है, प्लाज्मा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हम देखेंगे, और पेशेंट एडमिटेड विद गिवन कंप्लीट रेस्ट, बेड में कंप्लीटली रेस्ट बोलेंगे हम उसको, बेड रेस्ट के लिए। एनी कॉज फाउंड इन द थ्रेटेंड अबॉर्शन, उसको हम ट्रीट करेंगे, कोई भी अगर उस कंडीशन पर, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या थ्रेटेंड अबॉर्शन अगर होता है, तो उस समय का कोई भी रीजन अगर होता है, उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए हमको क्या करना है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को रोकना है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करना है। तो पुअर प्लेसेंटल फंक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड, देयर इज आल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म लेबर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लीजिए कि ब्लीडिंग थोड़ा होती है, तो उसको हमको बोलना है कि पुअर प्लेसेंटा डिस्फंक्शन अगर देखने को मिलता है, तो रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा, बेबी लो बर्थ वेट का डिलीवर्ड हो सकता है, तो उसको फिर हमको अबॉर्ट करवाने के लिए बोलना है अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। चलिए, आज का सेशन इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था अबॉर्शन के बारे में डिस्कशन करना। और आज की क्लास कैसी लगी, जैसी भी हो, आप उसको एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। एक नए क्लास के साथ में हम कल फिर से लेके आएंगे।